हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश दोनों में ही अधिकांश लोग आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग बिना सोचे समझे ही करते हैं। बट याद रखिए, आर्टिकल्स ए, एन और द का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए जब कभी भी इनका आप प्रयोग करें तो थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर इनका प्रयोग करते हैं तो आपकी इंग्लिश फ्लॉलेस बन सकती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और उसका प्रयोग करते समय हमें क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग तो जानते हैं कि द एक डेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल होने के नाते ये हमेशा ही उन व्यक्तियों वस्तुओं के पहले आता है जो पूर्व निर्धारित होते हैं। तो चलिए इस पहली स्लाइड में हम यही पूर्व निर्धारित मीन्स डेफिनेट पर्सन्स एंड डेफिनेट थिंग्स के पहले हम उस आर्टिकल का यूज देखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े एक्सेप्शन के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए पहले रूल में लिखा हुआ है बिफोर डेफिनेट थिंग्स और पर्सन्स। जी हाँ, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जो कि नॉर्मली एक नाउन ही होता है, अगर वो पूर्व निर्धारित है मीन्स डेफिनेट है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो चीज़ें बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। ज़रा देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है आई फाउंड अ पर्स। मुझे एक पर्स मिला। अ पर्स कंटेन्ड अ रिंग। पर्स में एक रिंग थी। ओके, रिंग वॉज मेड ऑफ गोल्ड। और एक वो रिंग गोल्ड से बनी हुई थी। जी हाँ, ये तीन सेंटेंसेस हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पर आई फाउंड अ पर्स, मुझे एक पर्स मिली। तो ये देखिए एक पर्स किसी वस्तु का नाम है, मीन्स नाउन है, और उससे पहले आपने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। क्यों किया है ज़रा गौर करिए। ये पर्स हमारे सामने पहली बार आ रही है। इस पर्स के बारे में हम पहले से कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए इससे पहले हमें क्या लगाना चाहिए, एक इनडेफिनिट आर्टिकल आ या एन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आगे जरा देखिए क्या है। आगे है अ पर्स कंटेन्ड अ रिंग। अ पर्स, अब जरा देखो हम पर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये पर्स पहले से डेफिनेट है? क्या हम इस पर्स को पहले से जानते हैं? जी हाँ, हम इस पर्स को पहले से जानते हैं और पहले वाले सेंटेंस में उस पर्स की बात कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो आर्टिकल ए है ना, यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पर क्या लगना चाहिए? अब यहाँ पर द लगना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये पर्स ऑलरेडी डेफिनेट हो चुका है और उसी पर्स की बात हम कर रहे हैं जो पर्स मुझे मिली थी। क्लियर? ये डेफिनेट हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक नाउन ये रखा हुआ है, उस पर्स में एक अंगूठी थी। जी हाँ, अब जरा देखिए यहाँ पर ये जो अंगूठी है मीन्स पहले रिंग नाउन, और यहाँ पर देखिए कि ये इस रिंग के बारे में हम पहले से कुछ जानते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये अभी तक डेफिनेट नहीं है, पूर्व निर्धारित नहीं है। लेकिन आगे वाले सेंटेंस में जरा देखिए, हम उसी रिंग की बात कर रहे हैं। अ रिंग वॉज मेड ऑफ गोल्ड, और वो रिंग गोल्ड की बनी हुई थी। तो जरा देखिए यहाँ पर भी आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिंग है वो ऑलरेडी डेफिनेट हो चुकी है। यहाँ पर भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। आपको अब बात समझ में आ रही होगी कि पूर्व निर्धारित वस्तु किस प्रकार से हम पहचानते हैं। जी हाँ, जब कभी कोई स्टोरी टाइप 2-3 सेंटेंसेस बोले जाते हैं तो नॉर्मली यही जनरल रूल है कि अगर हम किसी एक वस्तु की या व्यक्ति की चर्चा पहले कर चुके हैं और वही व्यक्ति दोबारा हमारे सामने आता है, चर्चा में आता है, तो उसके पहले हमको एक डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना? अब चलते हैं आगे और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें पहली ही बार जो भी नाउन आता है वो डेफिनेट होता है, उसको भी जरा पहचानना सीख लीजिए। वो कैसे डेफिनेट होता है? अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ, अ मैन हु इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अ मैन, एक आदमी जो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। अब जरा यहाँ पर देखिए, ये एक नाउन है। क्लियर? अब इस नाउन के पहले हम यहाँ पर ए का प्रयोग कर रहे हैं। क्या ये यहाँ पर सही है? अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नाउन आया हुआ है ये पहली बार आया हुआ है, हम इस आदमी को पहले से नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर ना? लेकिन पूरे सेंटेंस को ठीक से पढ़िए तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, अ मैन हु इज स्टैंडिंग, तो ये आदमी कौन आदमी है? तो ये वही आदमी है जो वहाँ पेड़ के नीचे खड़ा है।
क्लियर। तो ये एक रिलेटिव क्लॉज बनती है और जहाँ कहीं भी इस तरह की कोई रिलेटिव क्लॉज होती है वो अपने से ठीक पहले प्रयुक्त हुए नाउन को डेफिनेट कर देती है। तो यहाँ पर ए का प्रयोग न होकर के वास्तव में यहाँ पर द का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो आदमी है, कौन सा आदमी, जो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक सिचुएशन को क्रिएट कर रहा हूँ और ज़रा ध्यान से सुनिए। वहाँ सामने फील्ड है और उस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं और वहाँ उस फील्ड में एक आदमी एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। ओके, तो जो पेड़ के नीचे व्यक्ति खड़ा हुआ है उसी पर्सन को मैं यहाँ से संकेत कर रहा हूँ, मैं किसी को बतला रहा हूँ कि द मैन, वो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, वो फील्ड में बहुत सारे लोग हैं लेकिन कौन सा व्यक्ति, वो व्यक्ति जो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। सो पेड़ के नीचे खड़े हुए व्यक्ति को हम यहाँ से डेफिनेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो मैन के पहले जो आर्टिकल होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, द होना चाहिए। गॉट इट। तो चलिए अगला सेंटेंस भी कुछ इसी प्रकार का है, उसे भी जरा देख लेते हैं। अ बॉय इन ब्लू ड्रेस इज अली। अब जरा यहां पर भी गौर करिए, अ बॉय, क्या यहां इस बॉय के पहले अ लगाना चाहिए? जरा पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो आपको बात पूरी क्लियर हो जाएगी। अ बॉय इन ब्लू ड्रेस, यहां पर क्या है, यहाँ पर भी एक सिचुएशन को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उसको भी अच्छी तरीके से आप समझने का प्रयास करिए। सपोज वहाँ कहीं फील्ड पर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं और उन बच्चों की ओर मैं देख करके बोल रहा हूँ कि वो लड़का, कौन सा लड़का, जो ब्लू ड्रेस में है। ठीक है ना, बहुत सारे लड़के हैं और बहुत सारे लड़कों में से अगर मैं किसी भी एक लड़के की बात करूंगा तो वो ए हो जाएगा, यानी उसके पहले अ लगाएंगे। लेकिन मैं उस भीड़ में से किसी एक बच्चे को बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, द बॉय इन ब्लू ड्रेस, यानी वो लड़का जो ब्लू ड्रेस में है वो अली है। ओके, तो ये जो इन ब्लू ड्रेस है एक्चुअली यही इस नाउन को डेफिनेट कर रहा है। तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर द का प्रयोग होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आपको यहाँ पर एक जनरल रूल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, अपवाद है। अंग्रेजी भाषा ऐसी है भाई, एक रूल बतलाती है और दूसरे ही क्षण उसका एक एक्सेप्शन हो जाता है, मीन्स अपवाद हो जाता है। जरा उस अपवाद को भी बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका नंबर लेकर जा सकता है या आ सकता है। तो चलिए जरा देख लेते हैं एक्सेप्शन क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू हैव अ ग्लास ऑफ जूस, अमर सेड। अमर ने कहा, स्पेशली ये रिटन इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो वहाँ पर जरा गौर करिए, मैं क्या आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे एक ग्लास जूस चाहिए, अमर ने कहा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर दिया गया है, यहाँ पर देखिए ग्लास है, क्लियर। उस ग्लास, ये ग्लास पहली बार इसकी चर्चा हो रही है, यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल आएगा, अ ग्लास, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई पुट द ग्लास ऑफ जूस ऑन द टेबल, राधा रिप्लाइड। राधा ने उत्तर दिया कि मैंने जूस का ग्लास वहाँ टेबल पर रख दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो ग्लास है वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये पहला इनडेफिनिट आर्टिकल है, क्योंकि ये ग्लास अभी तक इनडेफिनिट है, मीन्स अनिश्चित है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया। बट उसी ग्लास के बारे में दोबारा राधा जब बोल रही है तो यहाँ पर द का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे स्पर्श को दोबारा यहाँ पर बोला गया तो उसके पहले द बोल दिया गया। दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम हियर। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए काम की बात। अब अगर यहाँ पर ऐसा हो, कभी भी अच्छे से सुनिए जरा, अगर कभी भी ऐसा हो यहाँ पर कि इस ग्लास के पहले इस ग्लास को क्वालिफाई करने वाला एक एडजेक्टिव रखा हो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हमने कह दिया बिग, अ बिग ग्लास। अब अच्छे से देखिए यहाँ पर क्या है, ये है आर्टिकल, फिर एक एडजेक्टिव, फिर इसके बाद एक नाउन। ओके, और अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में एक एडजेक्टिव आ जाता है तो दोबारा जब हम उसी रेफरेंस में उस ग्लास की जब हम चर्चा करेंगे तो ये जो आर्टिकल है इनडेफिनिट, ये इनडेफिनिट आर्टिकल चेंज नहीं होता है और वो वैसा ही कंटिन्यू होता है। अब यहाँ पर जो द लगा हुआ है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अ बिग ग्लास, है ना बड़ी मजे की बात। जी हाँ, ये बात मीन्स ये जो अगर यहाँ पर दिया हुआ जो एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव यहाँ पर आ जाएगा तो फिर ये आर्टिकल कंटिन्यू करेगा और द नहीं होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब अगला रूल देखते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम किसी कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन इस स्लाइड में मैं आपको ऐसे दो बड़े रूल्स बतलाने जा रहा हूं जहां पर आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करना होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, बिफोर अ कंपैरेटिव डिग्री व्हेन यूज्ड एज एन एडवर्ब। जी हां, कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब की तरह किया गया है तो आपको हमेशा ही उससे पहले द का प्रयोग करना चाहिए। जरा एग्जांपल्स देखें, आपको बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। देखिए जरा यहां पर, द मोर ही गेट्स, जितना ही अधिक वो पाता है, द मोर ही डिमांड्स, उतना ही अधिक वो मांग करता है। अर्थात जिसको जितना ही अधिक मिलता है वो उतनी ही ज्यादा मांग करता है। अब जरा देखिए यहां पर, ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ये वास्तव में इस सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में यूज की गई है, इसलिए इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको द का प्रयोग करना चाहिए। अगला सेंटेंस भी कुछ ऐसा ही है, द मोर यू वर्क, जितना अधिक तुम काम करोगे, कितना, जितना अधिक। तो आप जरा गौर करें कि यहां पर भी ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ये वर्क को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए एडवर्ब की तरह यूज की गई है। द मोर यू गेट, तो उतना ही अधिक तुम्हें प्राप्त होगा, जितना अधिक तुम काम करोगे तुम्हें उतना ही मिलेगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर भी जो मोर लगा हुआ है ये इस गेट को मॉडिफाई कर रहा है, यहां पर ये जो मोर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है यहां पर ये इस वर्क को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए रूल ये है कि जब कभी भी कोई कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब के रूप में यूज की जाती है तो उससे पहले आपको द का प्रयोग करना होता है। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 जरा देखिए, बिफोर अ कंपैरेटिव डिग्री वेयर सिलेक्शन इज मेड। अच्छी तरह से आपको समझना होगा, जहां पर कंपैरेटिव डिग्री के थ्रू हम कहीं पर किसी व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं यानी चुनाव करते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक लोग हैं उनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पर भी आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करना चाहिए। एग्जांपल्स देखिए, आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे यहां पर 2 लोग हैं, ठीक है ना, और इन 2 लोगों में से हमने किसी एक लड़के को यहां पर सिलेक्ट किया हुआ है। ही इज द टॉलर ऑफ द 2, वह उन दोनों में से अधिक लंबा है। तो 2 व्यक्ति हैं या 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और उन 2 लड़कों के बीच में हम एक को सिलेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, तो इस तरह का अगर कोई सिलेक्शन हो तो वहां पर भी आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा ही आगे वाला सेंटेंस भी है। देखिए, दिस इज द बेटर ऑफ द 2 नॉवेल्स। यहां पर 2 नॉवेल्स हैं और 2 नॉवेल्स में से किसी एक नॉवेल को बेटर बोला जा रहा है, ज्यादा अच्छी यहां पर बोली जा रही है, इसलिए इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको द का प्रयोग करना चाहिए। वैसे नॉर्मली हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, हम केवल सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन 2 सिचुएशंस में आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब चलते हैं अगली स्लाइड में और कुछ और बड़े रूल्स देखते हैं। अब देखिए, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमको बॉडी पार्ट्स के नेम्स के पहले हमेशा ही द का प्रयोग करना चाहिए। जरा देखिए क्या रूल बोलता है, बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। जी हाँ, अगर आप किसी सेंटेंस में बॉडी पार्ट्स देखें तो उनके पहले आपको द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ही वॉज वुंडेड इन द आर्म। ये देखिए जरा, ये आर्म, ये बॉडी पार्ट है और उसके पहले आपको द का प्रयोग करना है। इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करना है। वैसा ही दूसरा सेंटेंस है, शोभित हिट मोहित इन द हेड। द आपको यहां पर बोलना है और हेड भी क्या है, एक बॉडी पार्ट है, उससे पहले आपको द का यूज करना है। बड़ा ही सिंपल है, मेमोराइज कर लीजिए। लेकिन अगला जो रूल मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वहां पर भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वहीं पर जाकर के गलतियां होती हैं और वहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जरा देखिए, आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा ही द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे यहां पर क्या है, अनु इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। एक खास बात आपको और बतला देता हूं, कभी कभी इस THE को हम बोलते हैं द बोलते हैं, ओके, लेकिन कभी कभी इसी THE को दी बोलते हैं। अब वो समय आ गया है जब मैं आपको ये बतला दूं कि उसे कहां पर द बोलते हैं और कहां पर दी बोलते हैं। बस एक बात आपको बतला दूं कि वो कहां पर दी बोला जाता है। ओके, तो जरा ध्यान दीजिए, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले प्रयुक्त होने वाले THE को हम द नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। कैसे बोलेंगे, अनु इज द टॉलेस्ट, नॉट द टॉलेस्ट। ओके, अनु इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। एक जगह और भी है, अगर
कोई भी जो वर्ड होता है अगर वो किसी वॉवेल से शुरू होता है, जैसे एलिफेंट, तो एलिफेंट ई, और जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो उसका जो फर्स्ट साउंड है वो निकलता है एलिफेंट अ, स्वर निकलता है। तो जैसे ही स्वर से शुरू होने वाला कोई भी ऐसा वर्ड रखा हो, उसके पहले जब द का प्रयोग करते हैं तो वो दा नहीं बोला जाता बल्कि दी बोला जाता है। दी एलिफेंट, दी एग, इस तरीके से आपको बोलना होता है। तो आपको इस प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आपको याद रखना होगा। जब आप कभी स्पीकिंग करें तो द का उच्चारण आपको सही ढंग से करना चाहिए। चलिए अच्छा, अब आते हैं असली बात पर। असली बात क्या है कि जहां कहीं भी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलती है तो वहां पर आपको उसके पहले दी का प्रयोग करना होता है। जैसे एक सेंटेंस ये भी लिखा हुआ है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। देखिए जरा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, दी आपको बोलना है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। जी हाँ, तो ये एक जनरल रूल है कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द का यूज करना होता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ वेरी बिग एक्सेप्शन एज वेल। यहाँ पर एक बड़ा सा एक्सेप्शन भी है, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए जरा क्या है, कभी कभी इस मोस्ट जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण करता है, और अगर इस मोस्ट का प्रयोग कहीं पर वेरी के अर्थ में किया गया हो, जब इसका सेंस वेरी हो, वेरी सबसे अधिक ना हो, ठीक है ना, जहां पर इसका सेंस होगा वेरी, तो वहां पर हमें द का प्रयोग नहीं करना होता है। ओके, जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रजिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पर क्या कहा जा रहा है, रजिया बहुत ही खूबसूरत लड़की है। अब यहां पर रजिया को सबसे अधिक खूबसूरत लड़की नहीं बतलाया जा रहा है, बल्कि रजिया को बहुत अधिक खूबसूरत लड़की बतलाया जा रहा है। तो यहां पर जो मोस्ट है, इसके पहले आपको द का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना है। फिर क्या करना है, आपको एक आर्टिकल का यूज करना है अ, ठीक है ना, और ऐसे बोलेंगे, रजिया इज अ मोस्ट, रजिया इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इस बात को हमेशा ही ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड में और देखते हैं कुछ और भी रूल्स। अब इस रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप में यूनिक हैं, मीन्स जो अपने आप में अकेले हैं, इकलौते हैं, उन सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स के पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना चाहिए। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए जरा देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर, बिफोर का मतलब हमको द प्रयोग करना चाहिए किसके पहले, बिफोर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, यानी कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो इस यूनिवर्स में एकदम से यूनिक हैं, अपने आप में बिल्कुल अकेले हैं, उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के पहले आपको द का यूज करना चाहिए। जैसे द सन, द अर्थ, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, द स्काई, ये सारे के सारे अपने आप में यूनिक हैं, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो बस इनके पहले हमको द का यूज करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ओके, यहाँ पर देखिए अर्थ अपने आप में एक यूनिक ऑब्जेक्ट है और उसके पहले आपको द का यूज करना चाहिए। इन द सेम वे सन इज ऑल्सो यूनिक इन इटसेल्फ, और देखिए उसके पहले भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। वेल, जैसे यहाँ पर द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, स्काई इज अ यूनिक थिंग इन इटसेल्फ, सो यहाँ पर भी हमको द का प्रयोग करना चाहिए। बट माय डियर स्टूडेंट्स, पे योर अटेंशन हियर, यहाँ पर देखिए जरा क्या है, बट वी मस्ट नॉट यूज द, लेकिन हमको द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बिफोर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स गिवन एज अंडर। यहाँ जो नीचे दिए गए जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये अपने आप में यूनिक ही हैं, बट इनके पहले आपको कभी भी द का प्रयोग नहीं करना है। देखिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे हेल, आपको गो टू हेल, अगर आपको किसी को बोलना गो टू द हेल, नहीं आपको बोलना गो टू हेल, ओके, नर्क में जाओ। हेवन, हेवन से पहले भी आपको द का प्रयोग नहीं करना है, हालांकि हेवन अपने आप में यूनिक है, हेल भी अपने आप में यूनिक है, पार्लियामेंट भी अपने आप में यूनिक ही होती है, एक ही पार्लियामेंट होती है देश में, तो पार्लियामेंट से पहले भी आपको द का यूज नहीं करना होता है। इन द सेम वे गॉड अपने आप में यूनिक है, गॉड तो अकेला ही है ना, उसके पहले भी द का प्रयोग आपको नहीं करना है। बस यहीं पर जाकर के स्टूडेंट्स स्टक कर जाते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं, आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कुछ और रूल्स। रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड में जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, उन सभी रिलीजियस बुक्स के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना होता है, हमेशा ही याद रखिए। लेकिन वहां पर भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है, उसको भी जरा सुन लीजिए। जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रूल नंबर
7 लिखा है बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स। जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं उनका नेम अगर मेंशन होता है किसी सेंटेंस में या स्पोकन इंग्लिश में, आपको हमेशा उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द कादम्बरी, द महाभारत, जो भी ऐसे रिलीजियस बुक्स हैं उनके पहले आपको हमेशा ही द का प्रयोग करना है। ओके, लेकिन एक छोटा सा इसमें भी एक्सेप्शन है, उसको जरा देख लीजिए। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर वो जो रिलीजियस बुक है उस रिलीजियस बुक के साथ में उसके राइटर का नाम अगर इंक्लूडेड है, साथ में जुड़ा हुआ है, तो फिर इस आर्टिकल द का प्रयोग वहां पर नहीं करेंगे। जैसे रामायण एक रिलीजियस बुक है और इस रिलीजियस बुक के राइटर हैं और उन राइटर को अगर उसके साथ में यहां पर जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, तो फिर रामायण से पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर? जैसे वाल्मीकि's रामायण, अब यहाँ पर वाल्मीकि's द रामायण नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, वाल्मीकि's रामायण। ओके, जैसे बाणभट्टा's कादम्बरी, जैसे यहाँ पर हमने, ये भी एक रिलीजियस बुक है, इसके पहले इसके राइटर को हमने इंक्लूड कर दिया है, उसके साथ जोड़ दिया है, तो बस जब इस तरीके से इसका यूज होता है तो वहां पर आपको द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला रूल क्या है, देखिए जरा, रूल नंबर 8, बिफोर द वर्ड्स शोइंग नेशनलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम किसी भी नेशनलिटी को शो करने वाले वर्ड से पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो वहां पर वहां के लोग उसका मतलब होता है। जैसे हम इंग्लिश एक लैंग्वेज है और अगर हम इंग्लिश के पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो वहां पर वो नेशनलिटी को शो करने वाला वर्ड बन जाता है और वहां पर उसका मतलब होता है अंग्रेज लोग। फ्रेंच एक लैंग्वेज होती है, लेकिन अगर फ्रेंच से पहले द का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी लोग। जी हाँ, यहां पर जरा देख लीजिए, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। तो यहां पर ये जो इंग्लिश है और ये जो फ्रेंच है, ये नेशनलिटी को शो करने वाले वर्ड्स है, इनके पहले अगर हम द का प्रयोग कर देंगे तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। जी हाँ, यहाँ पर इसका अर्थ ये निकलता है। लेकिन अगर हम द को हटा देते हैं तो द इंग्लिश, अगर हम केवल इंग्लिश का यूज करते हैं तो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब होता है। ओके, अगला भी एग्जांपल जरा देख लीजिए क्या है। अगला एग्जांपल है द इंडियन क्रिकेट टीम। ये जो इंडियन है और इंडियन चूंकि क्या है, राष्ट्रीयता मीन्स नेशनलिटी को शो करने वाला वर्ड है, उससे पहले भी आपको द का प्रयोग करना होगा। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वन द मैच। और इस तरीके से आपको आर्टिकल्स द से रिलेटेड वो सारे के सारे रूल्स मालूम होने चाहिए। अब अगली स्लाइड में 2 और रूल्स देखते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट आपको जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और मैं बारी बारी से एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, आप फटाफट इसका एक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ इनको नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको फटाफट बोल करके आपको बतला देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों से पहले आपको द का प्रयोग करना ही चाहिए। देखिए, धार्मिक समुदायों के नाम, इतिहास की घटनाओं के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, अखबारों के नाम, महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनके नामों के पहले भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। जितने भी रिवर्स हैं, नदियों के नाम हैं, उनसे पहले भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। जितने भी नहर हैं, नहरों के नामों के पहले भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। जितने भी ओशंस हैं उनके पहले भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। खाड़ियों के नामों से पहले, ट्रेनों के नामों के पहले, वंशजों के नामों के पहले से, जैसे द मुगल्स है ना, ये एक वंशज का नाम है, तो वंशजों के नामों से पहले भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। साम्राज्यों के नामों से पहले भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, ये क्या है, ये नदियों के नाम है। नदियों के नामों से पहले आपको द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, ये क्या है, ये है रिलीजियस कम्युनिटीज, ठीक है ना, तो ये है धार्मिक समुदाय। तो धार्मिक समुदायों के नामों से पहले भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के नेम है, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, इसके पहले भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए द विक्रांत, द बोइंग, ये क्या है, ये जहाज़ों के नाम हैं और जहाज़ों के नामों से पहले भी आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं और इनके नामों से पहले भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। देखिए द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, ये क्या है, ये है न्यूज़पेपर्स के नेम्स और न्यूज़पेपर्स के नेम्स के पहले भी आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। देखिए ये है ओशंस
यानी समुद्रों के नाम हैं, और समुद्रों के नामों से पहले भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। ये देखिए ट्रेन्स के नेम्स हैं यहाँ पर, गोमती, द गोमती एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, इससे पहले भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। देखिए खाड़ियों के नाम हैं जैसे द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, इनके नामों से पहले भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये क्या है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तो इस प्रकार से इन सभी बातों को आपको याद रखना चाहिए और यहाँ पर द का प्रयोग ही करना है आपको। अब चलिए देख लेते हैं रूल नंबर 10, और रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग क्या है। देखिए द नेम्स ऑफ डेजिग्नेशंस मीन्स जो पद नाम होते हैं, पदों के नामों से पहले भी आपको द का प्रयोग करना है। हमेशा के लिए याद रख लीजिए, जैसे यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये एक नेम ऑफ डेजिग्नेशन है, पद का नाम है, उस पद के नाम से पहले भी आपको द का प्रयोग करना है। जैसे द चेयरमैन विल नॉट ज्वाइन द मीटिंग, क्या है यहाँ पर, द चेयरमैन क्या होता है, ये भी एक डेजिग्नेशन का नाम है। जी हाँ, तो इन सभी नामों से पहले आपको द का प्रयोग करना चाहिए। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, और अगर आपको मिली है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक करना मत भूला करिए प्लीज़, ये वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारा टाइम भी लगता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 बहुत बड़े बड़े रूल्स लेकर के आ रहा हूँ आर्टिकल 10 से रिलेटेड। सो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं बड़े ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।